नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। जॉय सेन गुप्ता हिंदी और बंगाली फिल्मों के साथ ही टीवी सीरियल्स के भी जाने माने अभिनेता है। जॉय सेन गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ, लेकिन परवरिश नेपाल और दिल्ली में हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन दिल में एक इच्छा थी, एक सपना था एक्टिंग के क्षेत्र में आगे जाने का। इसी के चलते जननाट्य मंच को ज्वाइन किया और वहां पर रंगमंच में एक्टिंग के गुर सीखे। इसके बाद मुंबई का रुख किया और वहां पर फिल्म 1084 की मां से फिल्म जगत में कदम रखा। तो साथ ही फिल्म हेट स्टोरी में भी अभिनय किया है जॉय ने। तो बंगाली फिल्म विदाय ब्योमकेश में मुख्य भूमिका निभाई है। अगर दूसरी हिंदी फिल्मों की बात करें तो गुड बॉय, बैड बॉय, अनजाना अनजानी, अलादीन और ऐसे तमाम हिंदी फिल्में जिसमें जॉय सेन गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई है। तो बंगाली फिल्म बिल्लू रखरोश, भलो माए, खरप माए, चतुरंगा, ऐसे तमाम बंगाली फिल्में भी हैं जिन्होंने इनमें मुख्य भूमिका भी निभाई है कई फिल्मों में, और कई फिल्मों में अहम भूमिका भी निभाई है। साथ ही टीवी सीरियल वारिस, आरंभ, कुछ पल साथ हमारा समेत तमाम सीरियल में अभिनय किया है। तो साथ ही कई बड़े वेब सीरीज में भी अपने अभिनय का जोर दिखाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता जॉय सेन गुप्ता। जॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी, थैंक यू, नमस्कार। जॉय जी, आपका जन्म जैसे कि कोलकाता में हुआ, लेकिन जो परवरिश है वो कुछ नेपाल में हुई है, कुछ दिल्ली में हुई है। तो कैसे जी, ये जो जर्नी रही है आपकी, जो जन्म से भी कोलकाता में, फिर परवरिश नेपाल और दिल्ली, किस तरह से भी यहाँ जाना हुआ आप लोग का? मेरे मेरे फादर जो थे वो सरकारी नौकरी करते थे। जी। तो सरकारी नौकरी तबादले का नौकरी होते हैं। हाँ। और जब मेरे छोटपन में कलकत्ता से उनका तबादला दिल्ली की ओर हो गया जी। और मैं दिल्ली जब पहुंचा, ये 70-80 के दशक की बात है। हाँ। जब दिल्ली राजनीति और सांस्कृतिक जगत में वहाँ डामाडोल चल रहा था, उसी वक्त मैं दिल्ली में हाजिर अच्छा। हुआ और दिल्ली का पुरजोर असर मुझ पर पड़ा। हाँ। लेकिन चूंकि बंगाली परिवार से था तो बंगाली संस्कृति पूरी तरह से छूटी नहीं थी। जी। तो बंगाली संस्कृति की जो अहम अहम चीजें होती हैं हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, चाहे वो टैगोर हो, चाहे सत्यजीत राय हो, जी। चाहे थिएटर का जगत हो। तो ये सारी चीजें, साहित्य हो, ये सब चीजें मेरे बिल्कुल। साथ थी। साथ ही साथ दिल्ली दिल्ली या उत्तर भारत में हो रहे सर्व भारतीय जो संस्कृति है जी। उसके साथ भी मैं रूबरू हुआ। हाँ। और वहीं से जिसे कहते हैं कि मेरे अंदर जो इच्छा या जो जो मतलब एक्टिंग कामना का थी जो। कि मैं जी। अपने आप को थोड़ा विस्तार से देख पाऊं, हाँ। वो दिल्ली से शुरुआत हुई जर्नी की। ठीक। तो आपने कहा दिल्ली आने के बाद ही जो एक अभिनय का, कभी जब आप कोलकाता में थे या उसके पहले कभी ऐसा लगा कि मुझे अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहिए, और कोई कोई खास कारण दिल्ली में, जिसकी हालांकि आपने जिक्र किया कि आप कोलकाता से जी, रहे हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से संस्कृति है, चाहे गाने की ले जी, लें या अभिनय की ले लें, वो संस्कृति आपके जी। अंदर थी, लेकिन कोई एक खास वजह उस वक्त रही कि अब मुझे अब शुरुआत करनी चाहिए, अब ये सही समय है? देखिए, थिएटर या नाटक जो है वो तो स्कूल में शुरू हो जाता है सबके हाँ। लिए। बिल्कुल। सभी लोग स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं। कुछ के साथ वो कनेक्ट होता है, कुछ के लिए वो महज हॉबी रह जाता है, कुछ के लिए वो बस पास टाइम रह जाता है। बिल्कुल। मेरे साथ ये थी कि जब मैं आम जिंदगी में बहुत ही शर्मीला लड़का था। हाँ। हमेशा पीछे रहना पसंद करता था, साये में रहना पसंद करता था, जी। अपने आप को जाहिर नहीं करता था। हाँ। लेकिन पहली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ा छुटपन में, हम्म। तो पता नहीं क्या हुआ कि जब मुझे एक चरित्र दिया गया, उस चरित्र के अंदर जब मैं ढह गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को खोल पाया हूं। मैं अच्छा। कोई और बन गया और इसलिए जी। मैं बेहतर बन गया। हाँ। तो हाँ, तो वहां से मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, मेरी समझ शुरू हुई स्कूल में थिएटर करते हुए। हाँ। लेकिन थिएटर असल में है क्या, अभिनय असल में है क्या, ये समझ मुझे सच पूछी तो कॉलेज में जाकर पता चला, जब मैं दिल्ली अच्छा। यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। क्योंकि कॉलेज थिएटर में जिन्हें जो लोग हमें नाटक करवाने आते थे वो प्रोफेशनल्स थे, नेशनल जी। स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए लोग थे। हाँ। और उन्होंने जो हमें सीख दी, हमें समझ दी कि हम्म। नाटक करना या थिएटर करना महज एंजॉय करना नहीं होता है। हाँ। आपके ऊपर एक दायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप बिल्कुल। अपने वातावरण को समझे, वास्तविकता को समझे और फिर उसको, जिस नाटक को आप कर रहे हैं उसमें वो लाएं। जी। ये समझ मुझे कॉलेज में हुई। तो वहां हम्म। से एक सीरियसनेस जिसे कहते हैं शुरू हो गया। और कॉलेज में रहते ही मैंने वहां दिल्ली में हो रहे
जो नुक्कड़ नाटक मूवमेंट चल रहा था जन हाँ। नाट्य मंच का, सफदर हाशमी का, तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ, क्योंकि वहां जाकर मैंने पाया या वहां देखकर मैंने ये देखा कि ये लोग सिर्फ संस्कृति के लिए संस्कृति नहीं करते हैं, ये लोग दरअसल जो है बदलाव के लिए संस्कृति करते हैं। मतलब इनके दिल में जो बदलाव की इच्छा है, भावना है, वो जी। कहीं अपने काम में ये लोग ढाल पाते हैं, नाटक के जरिए, साहित्य कविता के जरिए, गाने जी। के जरिए। तो मेरा टेम्परामेंट भी कुछ ऐसा ही था कि मेरे अंदर तो बहुत सारी भावनाएं थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसको कैसे शेप एक्सप्रेस दूं, करें। कैसे एक्सप्रेस करूं। तो ये मैंने देखा कि ये जो मूवमेंट है नुक्कड़ नाटक का, ये बहुत बढ़िया मूवमेंट है अपने अंदर के आदर्शवाद को बाहर लाने के लिए। तो बिल्कुल। मैं इस तरह से फिर जन नाट्य मंच से, नुक्कड़ नाटक से जुड़ा और भरपूर नाटक करने लगा, रोज करने लगा। जी। अ, एक तरह से अच्छा, साथ ही साथ मैं एक जी। स्कूल में, हाँ बोलिए। जी, जैसा आपने ज़िक्र किया कि अंदर के एक जो एक्सप्रेशन थे, जो भाव थे, उसको आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा था आपको एक्टिंग में। लेकिन क्या उस वक़्त ये नहीं था कि मैं आगे चल के इसमें ऐज़ ए मेरा पैशन हो जाएगा, मेरा प्रोफ़ेशन हो जाएगा, या फिर अपने अंदर की जो एक अनुभूति थी उसी को आप बाहर निकालना चाह रहे थे? फिर मुंबई कैसे जाना हुआ आपका उसके बाद? ये सोच तो मेरे अंदर कि बहुत पहले ही डाल दिया था कुछ हाँ। लोगों ने कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, हाँ। जिसे कहते हैं कि यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। जी। बहुत से लोग हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, विश्व में, हाँ। जो कोई एक टैलेंट को लेकर पैदा होते हैं, लेकिन कुछ हद तक ही वो करते हैं और उसके बाद उन्हें डिस्करेज किया जाता है, बिल्कुल। उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो वो छोड़ के कुछ और करते हैं। हुँ। वो जो करते हैं उसमें वो कहीं अव्वल नहीं हो पाते हैं, जी। जबकि वो जो छोड़ के आते हैं उसमें उन्हें अव्वल होने का मौका था, लेकिन किसी ने उन्हें समझाया नहीं, प्रोत्साहन नहीं दिया। जी। मेरे साथ ये था कि बचपन से ही मेरे को कई लोगों ने ऐसे कहा था कि तुम्हारे अंदर ये कुछ टैलेंट है, हाँ। इस पर तुम ध्यान रखो, इसे तुम आगे बढ़ाओ। तो ये समझ तो मेरे अंदर थी, लेकिन कैसे इसे दिशा दूंगा ये पता नहीं था, क्योंकि मैं जिस समय कॉलेज में था उस समय मीडिया का इतना विस्तार नहीं हुआ था, वेब हाँ। सीरीज नहीं होते थे, इतने चैनल्स नहीं थे जिसमें फिक्शन हो, हाँ। फला हो, ढिमका हो। दो ही चीजें होती थी, एक थी सिनेमा, जिसे हम हिंदी सिनेमा का जगत कह ले, जहां पे ब्रेक थ्रू मिलना बहुत मुश्किल काम था, बिल्कुल। और दूसरी थी थिएटर, जहां पे कोई कमाई का जरिया नहीं था। हाँ। आप सिर्फ पैशन, अपने अपने जिसे कहते हैं अपने अंदर के जोश को जी। उसमें उभारते थे। तो प्रोफेशनल बनना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने कदम दर कदम इसमें मैं बढ़ा। मैंने कोई ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लिया कि जी। हर किसी की तरह चलो बॉम्बे चलो और वहां जाके कुछ ट्राई करते हैं। हाँ। मैं दिल्ली में एक स्कूल में नाटक पढ़ाता था बच्चों को, अच्छा। जो मेरे लिए एक प्रोफेशनल काम था। मैं बच्चों के साथ नाटक करता था, बच्चों के एजुकेशन से नाटक को जोड़ने की कोशिश करता था। जी। मैं सिंग करता था, मैं थोड़ा बहुत जर्नलिज्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता था क्या बात किसी है। मैगजीन के लिए। किस तरह के हाँ, आर्टिकल्स लिखते थे आप उस वक़्त? मैं राजनीतिक आर्टिकल्स लिखता था, क्योंकि मैं राजनीतिक नाटकों अच्छा। से जुड़ा था। हाँ। तो मेरी रूबरू जो है एक दृष्टिकोण मेरा बन गया था दुनिया को, समाज को देखने का। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं वो आ जाता था। मैं जब कोई भी जी। न्यूज़ पढ़ता था या कोई घटना को हाँ। से रूबरू होता था, तो उसके बारे में जो सोच मेरे अंदर उभरती थी, अच्छा। वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पक्ष उसका निकलता था। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा लेखनी शुरू हो गई, और फिर मैंने थिएटर में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। मतलब यूं समझिए कि मैं थिएटर पढ़ा रहा था बच्चों को, लेकिन मेरे अंदर ये एम्बिशन थी कि मैं और सीखूं। तो हमारे देश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इब्राहिम अल काजी, जिन्होंने सारे दिग्गजों को पढ़ाया था, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों को, वो वापस इंडिया आए और उन्होंने लिविंग थिएटर एकेडमी करके एक इंस्टीट्यूट खोला, जहां उन्होंने कहा कि वो नाटक के एकदम आगे की सीमा तक लेके जाएंगे लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है। मैंने भी अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, मैं वहां दाखिला ले लिया। फिर 4 साल मैंने थिएटर और अभिनय के बारे में पढ़ाई की, अध्ययन किया, समझ बढ़ाई अपनी, और एक तरह से जब मैं वहां से निकला तो मैं एक परिपूर्ण हो गया कि अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे मीडियम में भी काम कर सकता हूं, बिना ये सोचे कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब मैं पढ़ चुका था। हाँ। तो इसके बाद अपने आप जिसे कहते हैं अच्छा, दिल्ली में आपने इतना सारा आपने समय दिया, आपने सीखा, कभी जहन में कभी नहीं आया कि मुझे एनएसडी भी जाना चाहिए, या फिर कुछ और आपने सोचा था इसको लेकर? नहीं, एनएसजी में जाना चाहता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुतों ने कहा कि एनएसजी से निकलने के बाद भी स्ट्रगल वैसा ही रहता है जो पहले था। अच्छा। मैं तो और इब्राहिम अल काजी के साथ पढ़ाई करने का मतलब है कि एनएसडी के सबसे उच्च कोटि की पढ़ाई मुझे मिली, क्योंकि इब्राहिम अल काजी ही थे जिन्होंने एनएसडी का आपको लगा कि जो चीज मैं एनएसडी में सीखूंगा वो तो मैं ऑलरेडी सीख ही रहा हूं, तो फिर मुझे वहां जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है।
मैंने एनएसडी के बराबर की पढ़ाई की। डेफिनेटली जो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आपको लगा कि जो चीज़ मुझे वहाँ सीखना है मैं तो ऑलरेडी सीख ही रहा हूँ और मैं ज़्यादा बेहतर खुल के मैं सीख सकता हूँ। वहाँ हो सकता है शायद मुझे कुछ प्रोटोकॉल के साथ या कुछ मुझे जो उनका जी सिलेबस रहता है उसको फॉलो करना पड़े, यहाँ मैं अपने हिसाब से चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। ठीक, तो उसके बाद फिर जब आप मुंबई गए तो मुंबई का जी सफर कैसा रहा? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कितना भी आप लेकर जाए मुंबई में, लेकिन शुरुआत जीरो से करनी पड़ती। क्या आपको भी जीरो से करनी पड़ी या जो आप सीख कर गए थे दिल्ली से वो काम आया मुंबई में? मुझे जीरो से कहीं पे भी शुरुआत नहीं करनी पड़ी। मेरे हम्म। साथ कदम तर कदम, जैसे मैंने कहा, मैं बढ़ाता रहा और वो बातें बनती गई। हाँ। दिल्ली में जब मैं इंस्टीट्यूट से निकला थिएटर के सेक्शन के जी। बाद, मुझे तुरंत दिल्ली में ही मुझे काम मिल गया था। अच्छा। मैं अभिनय भी कर रहा था। टीवी 18 के सीरियल्स में काम करना लेकर दिल्ली में जो शूट हो रहा था। हाँ। मैं कुछ एंकरिंग भी करना शुरू कर दिया वहाँ। अच्छा। सोनी टीवी के लिए मैंने विजय की मेरे मैसेज मेरे गीत करके एक प्रोग्राम में बिल्कुल काम किया, बिल्कुल। जो बहुत पॉपुलर था डेफिनेटली। 96 में। हाँ। और के चलते मैंने एक क्रिकेट शो, क्रिकेट क्विज करना शुरू किया था होम टीवी पे, हाँ। जिसके चलते मैं बंबई जा रहा था बार बार शूट करने के लिए उस क्रिकेट क्विज का, जिसका निर्देशन देते थे सुजीत सरकार, जो आज बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। जी। तो बंबई में मैं जब जाने लगा तो वहां पे मुझे थिएटर के का न्योता मिला। हाँ। तो अब मुझे टेलीविजन करने का न्योता मिला और मैंने वहां पे भी टेलीविजन भी शुरू किया और थिएटर शुरू किया। जी। मेरा पहले नाटक के पहले शो में तब के जो कला फिल्मों के सबसे दिग्गज डायरेक्टर थे गोविंद निलानी, हाँ। वो आए देखने के लिए। उन्होंने मेरा पहला शो बंबई में देखा और मुझे कहा कि तुम मेरे फिल्म के लिए ऑडिशन दो। मैंने वो ऑडिशन दिया, फिर मेरी फिल्म जर्नी भी शुरू हो गई। तो ये जो पहली फिल्म थी आपकी यही थी, 1084 की माँ? 1084 की 1999 की बात है। जी। तो ये एक साथ हो गया मेरे साथ। हाँ। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से सिनेमा। लेकिन मैंने किसी चीज के साथ कोई बगावत नहीं की। मैं थिएटर मेरा बराबर मेंटेन चलता रहा, क्योंकि हाँ। वो अंदर के आर्टिस्टिक भूख को मिटाती थी। नहीं, ये जो आपने बगावत शब्द इस्तेमाल किया, मतलब कैसे आप इसको जोड़ते हैं आप? मतलब कि क्योंकि अक्सर लोग जो हैं, आप देखेंगे कि एनएसडी से भी यही होता है हाँ। कि फाइनल ईयर्स में निकलने से पहले ही बम्बई का टिकट कटा लेते हैं। अच्छा। और बम्बई पहुंच जाते हैं और फिर थिएटर से नाता छूट जाता है। छूट जाता है। जो उनका मीडियम होता है उससे नाता बिल्कुल छूट जाता है। हाँ। और वो पूरी तरह से बॉलीवुड में एक तरह के सक्सेस के लिए फिर वो टूट पड़ते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन मेरे लिए थिएटर मेरा पर्सनल वॉइस था। अच्छा। उसमें मैं अपनी जो सारी चीजें, मेरी सोच, मेरी समझ जो है, वो मैं थिएटर में ढूंढ पाता था। क्योंकि जब फिल्म टेलीविजन आप करेंगे, वो आपका काम नहीं है, वो किसी और का काम है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं मार्केट आ जाता है ना। हाँ। बाजार वहां पे घुस जाता है। जी। तो वो आपका पर्सनल काम नहीं रहता है। लेकिन हाँ। थिएटर में आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने तरीके से रख सकते हैं। जी। भले ही छोटे तरीके से हो, लेकिन आप रख पाते हैं। बिल्कुल। तो थिएटर मैंने कभी छोड़ा नहीं, वो मेरा पर्सनल वॉइस रहा। हाँ। टेलीविजन मैंने 6-7 साल किया जम के। तब ये डेली सोप का जमाना नहीं था, रियलिटी शोज का जमाना नहीं था। तो टेलीविजन में एक संजीदगी थी, तो इसलिए मैं कर रहा था। उन दिनों टेलीविजन में डायरेक्टर भी बड़े दिग्गज थे, जो आज सिनेमा के डायरेक्टर्स हैं। जी। इम्तियाज अली थे, अनुराग हाँ। बासु थे, श्रीराम रमन, सब वो टेलीविजन कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस दौर में मैंने टेलीविजन किया। जब टेलीविजन में सास बहू का दौर शुरू हुआ और डेली सोप का दौर शुरू हुआ और कुछ फिल्मी पना टेलीविजन में आ गया, तो मैंने टेलीविजन छोड़ दिया। अच्छा। 2004-5 मैंने टेलीविजन छोड़ दिया और सिनेमा चल रहा था मेरा हिंदी में। हाँ। कलात्मक फिल्मों का चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ बंगाली फिल्म में मेरा पदार्पण हुआ 2002 या 2003 में। मैं ये बंगाली फिल्मों की तरफ भी रुक करूंगा, लेकिन उसके बाद आपको ऑफर तो कई आए होंगे आपके पास टीवी सीरियल को लेकर, तो क्या कहकर आप मना करते थे? आप कोई ऐसा कुछ आप उस वक्त स्टोरी देखते थे, आपको लगा कि मुझे अब करना ही नहीं है टीवी सीरियल क्योंकि अब दौर बदल गया है? नहीं, मैं यूं कहूंगा कि जिस समय मैंने डेब्यू किया था, उस समय हिंदी फिल्म में 3 तरह की फिल्में बनती थी। दो तरह की फिल्में बनती जी। पूरी तरह से कमर्शियल, क्योंकि कलात्मक फिल्मों का दौर जो है वो मिड 80s में खत्म हो गया था। हाँ। जिसको हम लोग पैरेलल सिनेमा मूवमेंट कहते हैं। जी। इस समय हिंदी फिल्मों में एक्शन फिल्म्स और रोमांटिक फिल्म्स बनती थी। हाँ। तो एक्शन फिल्म के लिए एक तरह की पर्सनैलिटी की जरूरत होती थी। उन दिनों अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी का रबर था। और रोमांटिक फिल्म शाहरुख, सलमान, आमिर वगैरह कर रहे, चॉकलेट हीरोज का वो था। और नहीं तो उन फिल्मों में आप दूसरे किरदार कर सकते हैं, जैसे कॉमेडियन का या विलेन का। हाँ। या अगर उम्र में हो तो आप बाप का, माँ, चाचा, मामा, ऐसे। तो कैरेक्टर एक्टर के लिए कोई उस तरह से स्पेस नहीं था आज की तरह। हाँ। आज जैसे फिल्मों में काफी आपको कैरेक्टर एक्टिंग मिलेंगे, जिसे लीड ना हो लेकिन बढ़िया उनको स्पेस मिलता है। उस समय ऐसा नहीं था। हाँ। उसमें हीरो, हीरोइन, विलेन, कॉमेडियन, ऐसे कुछ स्लॉट्स होते थे। हाँ। तो
मैं अपने आप को उन स्लॉट्स में फिट नहीं कर पाया अच्छा। कि मैं कॉमेडियन, किसी ने मुझे कॉमेडियन की तरह देखा नहीं, हाँ। किसी ने मुझे विलेन की तरह देखा नहीं, क्योंकि थोबड़ा कुछ उस तरह से था और एक्शन या उस तरह से भी नहीं देखा गया। हाँ। तो मेरा रुख इस दिशा से वो जिसे कहते हैं थोड़ी सी कलात्मक फिल्में, थोड़ी सी छोटी बजट वाली जी। जो रिलेशनशिप वाली फिल्में होती हैं, उसके उसमें मेरा जो है स्पेस बना हाँ। रहा। और टेलीविजन, क्योंकि वो काम जिस तरह की कहानियां आज आप सिनेमा में देखते हैं, उस समय टेलीविजन में देखता था उस तरह की हाँ, कहानियां। बिल्कुल। उसके सीरियल्स होते थे, बहुत ही रिश्ते, मतलब बहुत ही अंदरूनी रिश्तों के बारे में, इंसानी अंदरूनी रिश्तों के बारे बिल्कुल। में सीरियल्स होते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और चूंकि मैं मिडिल क्लास से था, तो टेलीविजन से जो महीने की आमदनी होती थी, उसमें मेरा मेरा सिक्योरिटी भी हो जाता था। जी। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड एक्टर नहीं बनना चाहता था। हाँ। हीरो बनने के चक्कर में मैं किसी मोह माया के और में घुस के किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहता था। जी। तो मेरा थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा, ये बैलेंस किया। फिर जब टेलीविजन मैंने छोड़ा, हाँ। तब मेरा थोड़ा सा बदला और मैं फिर बंगाली सिनेमा, बीबीसी में मैं काम करना शुरू किया। मैंने हाँ। मैंने बाहर थिएटर करना शुरू किया। मैंने यूके, यूएस वगैरह में जाना शुरू किया, जी। वहां थिएटर में हिस्सा लेना शुरू किया। तो ये सारी चीजें तब शुरू हो गई। अच्छा, बंगाली फिल्में भी आप करते हैं, हिंदी फिल्में भी करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर क्या अच्छा जी। लगता है, हिंदी की बंगाली? हालांकि देखिए, मुझे लगता है कलाकार ये कहता है कि अभिनय तो अभिनय होता है, किसी भी भाषा में करे, जी। लेकिन मुझे लगता है हर जगह के कल्चर और कुछ वहाँ की जो प्रोसेस होती है काम करने की, उसमें तो जरूर कुछ बदलाव होता होगा। जी, जी, जी। देखिए, बंगाली फ़िल्में आप देखेंगे, जिस दौर में मैंने करने गया, वहाँ बंगाली कमर्शियल फ़िल्में जो होती थी, हाँ। वो कहीं न कहीं साउथ के कमर्शियल फ़िल्म की नकल होती थी वो। अच्छा। तो लार्जर दैन लाइफ और बहुत ही मास ओरिएंटेड फ़िल्में बनती थी, जी। कमर्शियल में। हाँ। लेकिन दूसरी जगह बंगाली फ़िल्में जो बनती थी, वो ज़्यादातर जो है, वो इंसानी रिश्तों के बारे में होती थी। हम्म। वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में होती थी हाँ। और ज़्यादातर फ़िल्में साहित्य पे निर्भर होती थी। साहित्य से लिए गए जी। फ़िल्में बनती थी। हाँ। तो उसके साथ मैं ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई भी कर पाता था हम्म। कि साहित्य में मेरी कैसी रुचि थी। मैंने साहित्य में स्नातक किया था। साहित्य से निकले हुए फ़िल्मों में किरदार जो है, कैरेक्टर बहुत पुख्ते तरीके से लिखा जाता है। तो वो जी। उसको करने में जो है आपको फ़ायदा होता है। हाँ। और एक चैलेंज होता है, इमोशनल ग्राफ आप तैयार करते हैं। जो कमर्शियल जो फ़िल्में बन रही थी, उसमें इमोशनल कोई ग्राफ नहीं होता था। हम्म। उसमें जैसे होता है, डांस किया, गाना गाया, फाइट हाँ। किया, इनको हीरोइन मिली, हीरोइन छूटी, फिर हीरोइन मिली, वो सारे उस तरह का होता था। तो आपको और क्या इन ज्यादा, फिल्मों में आपको क्या ज्यादा पसंद था कि मैं भी एक फुल कमर्शियल फिल्में करूं, या जो जो थोड़ी सी लाइफ के पास से, थोड़ी रियलिटी से जुड़ी रहती, वो वाली फिल्में करूं मैं? कमर्शियल में भी मैं उस तरह की फिल्मों से हाँ। ज्यादा जुड़ाव होता था मेरा, जिसमें थोड़ा डेप्थ होता था। हाँ। जैसे मैं आपको 70 दौर की बात अगर करूं, मेरे मेरे छुटपन में 70-80 में जो जो अमिताभ बच्चन का दौर था, हाँ। उसमें अब अमिताभ बच्चन की फिल्मों में आपको एक सामाजिक कंटेंट मिलेगा। जी। दीवार जो है के अंदर बहुत कमाल का कॉन्फ्लिक्ट हाँ। है ना? सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। उसमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। जी। आप मजबूर जैसी फिल्में देख लीजिए, आप मुकद्दर का सिकंदर देख लीजिए, या ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी की फिल्में उस दौर में देख लीजिए। तो उन तमाम फिल्मों में आपको डेप्थ मिलता था, जी। एक सोच थी। बाद में वो जो है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सतही हो गया। हम्म। पूरी तरह से वो कपड़े, लत्ते, गाना, डांस और उस पे चला गया वो। तो वो जी। जो बातें थी, जो जो सलीम जावेद के स्क्रिप्ट्स में हुआ हाँ, करती थी, या जैसे आनंद अभिमान जैसी फिल्में कमर्शियल हिट रही हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये 70 के दशक में रही हैं, है जी, ना? जी, 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 जी। ये गोलमाल जैसी फिल्में आपको एंटरटेन किया है। अमर हाँ। अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात हुई जी। है ना? तो ये सारी चीजें थी जो हम्म। कहीं छूट गई अच्छा, वो इतना 90 सारा के काम दशक। आपने किया है जय सिंह जी, जी, इतना सारा आप जी। काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम या कोई पर्टिकुलर किरदार जो आप भविष्य में करना चाहते हैं, या बहुत लंबे समय से आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि ये मुझे करना है, चाहे वो डायरेक्शन के क्षेत्र में, या प्रोड्यूसर के क्षेत्र में, या राइटिंग के क्षेत्र में, कोई ऐसा काम जो आपकी इच्छा है, बहुत समय से आप करना चाहते हैं और बहुत जल्द वो दर्शकों को दिखाई भी देगा? मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग करने से कुछ होता नहीं है हमारे जी। फील्ड में। हाँ। जो करते हैं उसको अगर अच्छी तरह से करेंगे, तो नए आपके आगे सीढ़ियां बनती जाएंगी। हाँ। बहुत ज्यादा प्लान करना कि मैं वो करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ऐसा होता नहीं। जो आपको मिलता है, जो आप चुनते हैं, जी। उसमें अपने आप को ढाल दीजिए ना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। तो मैंने मैं सच कहूं, हर कोई बड़े एक्टर से आप पूछ लीजिए विश्व भर में, वो 100 फिल्म करने के बाद कहेगा 5 ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि ये हम्म। मेरी फिल्म जिंदगी की उपलब्धियां थी।
तो बड़े बड़े कलाकार यही कहेंगे कि इतना काम किया, लेकिन चार पांच ही ऐसे काम है जिसको मैं लोग याद आपके करेंगे आपके आज वो से 100। आपके वो 2 काम ऐसे कौन सा जिसका आप अक्सर जिक्र करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी पहली फिल्म 1084 की माँ, वो एक यादगार इसलिए है क्योंकि जी, उसके 3 कारण। मैं 1980 के दशक में मैंने गोविंद निहलानी की फिल्म आक्रोश देखी थी, जी। और देखने के बाद 2 रात मैं सो नहीं पाया था। हुँ, मुझे उस इतना इम्पैक्ट किया था। और फिर अनसत्या देखी, फिर तमस देखी, और मैंने हाँ, कहीं न कहीं मेरे सबकॉन्शियस में ये था कि कभी अगर सिनेमा में काम मिले तो इस आदमी के साथ करना चाहूँगा जो जी। इस तरह से बातें करे। हुँ, और देखिए, पूरा घुमाव देखिए कि मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी। हाँ, मेरे चहेते लेखकों में से महाश्वेता देवी एकदम बहुत ऊपर रहती हैं। महाश्वेता जी, देवी की कहानियों में आपको कमाल की राइटिंग, कमाल की एक्टिविज़्म दोनों मिलेगा। जी। और 1084 की माँ महाश्वेता देवी की लिखी नॉवेल पे बेस्ड है। हुँ, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो पहली फ़िल्म में मुझे उस तरह से मिली। जी, उसके बाद थिएटर में मैंने एक एपिक ऐसा कैरेक्टर किया जो दुनिया भर में एक्टर करना चाहते हैं, वो गांधी का कैरेक्टर। जी। तो सैमी करके एक नाटक में 2005 में मैंने गांधी का किरदार निभाया। एकदम हाँ, गांधी के, जिसे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जाने से लेकर एकदम गांधी की मौत तक का इतना हुँ, बड़ा ग्राफ हुँ। मैंने उसमें निभाया। उसके लिए मुझे महिंद्रा एक्सीलेंस अवार्ड फॉर ऑल इंडिया महिंद्रा एक्सीलेंस अवार्ड इन एक्टिंग भी मिला जी, 2006 में। मैंने वो अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे वो परफॉर्म किया। जी। तो ये 2 तो एक मतलब कमाल की, जिसे कहते हैं, उपलब्धि है। फिर बंगाली में कंटेंट वाइज मैंने बेलू राक्षस जिसमें काम किया, वो हाँ, इंटरनेशनली उसको अक्लेम भी मिला है और वो बहुत बढ़िया उसका एक्सेप्टेंस रहा है। जी। तो ऐसे काम तो चल ही रहा है, मतलब जिसे कहते हैं, आज वेब के दौर में इतनी कहानियां आपको मिल रही हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल। वेब सीरीज मैंने किया है बिल्कुल, जो हॉटस्टार में बिल्कुल। आ रही है फिर। जॉय जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना सारा भंडार है आपके पास नॉलेज का, क्योंकि आप शिक्षक भी जी, रहे हैं, आप एक्टिंग के क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि अगर 1 घंटा भी कम पड़ेगा आपके साथ इंटरव्यू के लिए, लेकिन समय की थोड़ी बंदिश है, उसको निभाना जी, पड़ेगा। लेकिन बहुत-बहुत जी, शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय से वक़्त निकाला, हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।